है ना। तो हम लोग कहाँ देखे थे, कहाँ तक देखे थे जब आप बताओ। हम लोग यहाँ तक हमको लगता है देख चुके थे। ठीक है, जावा के बारे में अभी तक क्या क्या पढ़े हम लोग। जावा का हिस्ट्री पढ़े, कैसे कैसे जावा इवॉल्व हुआ था वो पढ़े, जावा का जो फीचर्स है उसके बारे में पढ़े। ओके, और उसके बाद हम लोग ये पढ़े कि जावा इंस्टॉल कैसे करेंगे, उसका पाथ कैसे सेट होगा। ओके, उसके बाद हमने एक प्रोग्राम लिख के तुमको दिखाया था, जस्ट दिखने के लिए कि कैसा प्रोग्राम होता है, और हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि जावा कोई प्रोग्राम कंपाइल कैसे होता है। उस कंपाइलेशन के दौरान हमको पता चला कि सारा प्रोग्राम टोकन के रूप में ब्रेक हो जाता है और उसको उस टोकन से फिर कोड जनरेशन का प्रोसेस है, लंबा चौड़ा प्रोसेस है। तो जो टोकन में बटता है टोकन, तो टोकन क्या क्या हो सकता है। तो टोकन में आया कि भाई कीबोर्ड होगा, आइडेंटिफायर होगा, लिटरल्स होगा, कुछ सिंबल्स होंगे, ठीक है, ऑपरेटर होगा, इसके अलावा कुछ तो हो नहीं सकता है ना। हम जैसे लिखते हैं INT स्पेस x बराबर 0 सेमीकोलन, इस पूरे लाइन में कितना टोकन हो गया, एक INT टोकन हो गया, एक x टोकन हो गया, INT और x के बीच में स्पेस है, स्पेस के चलते उसको काट लिया। INT और x एक साथ लिख देते तो एरर आ जाता, क्योंकि INT x int x जो है वो कोई टोकन वैलिड टोकन नहीं है, बाद में कंपाइलर को पता चल जाएगा। तो INT अलग टोकन हो गया, x अलग टोकन हो गया, इक्वल टू अलग टोकन हो गया, 10 अलग टोकन हो गया, फिर सेमीकोलन। ठीक है, तो डेलिमिटर्स जो है वो एक्चुअली टोकन नहीं है, वो टोकन को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, यही कारण है ना कि हम लोग स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट है, स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट है टोकन। हाँ ठीक है, तो स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट हो गया। ठीक, तो इसके बाद हम लोग देखें कि अब इस टोकन को समझते हैं क्या क्या है इसमें, और यहीं से तुम्हारा आधा जावा तो यहीं से कंप्लीट हो जाएगा, अगर हम पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दें टोकन हर तरह से। तो आधा नहीं, फिर भी बहुत अच्छा से जावा तुमको समझ में आ जाएगा। पहला तो ये कि कीवर्ड है, तो ये इतना सारा कीवर्ड है मेरे पास, इतना सारा कीवर्ड है जो रिजर्व है, इसको अलग से डिफाइंड जावा के लैंग्वेज में किया जा चुका है। ठीक है, उसके बाद आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर के बारे में हम लोग बोले कि हम जितना भी वेरिएबल, क्लास, ऑब्जेक्ट, इंटरफेस कुछ भी जो बनाएंगे उसका नाम रखना पड़ेगा, और उस नाम से ही उसको कॉल करेंगे, है ना, डेटा इनपुट और आउटपुट लेंगे। तो आइडेंटिफायर इज नथिंग बट अ नेम टू आइडेंटिफाई सम मेथड, इंटरफेस, वेरिएबल, इटीसी। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये बात किए कि, और जानते हो सब ऑलमोस्ट कॉमन है सब जगह, एक आध दो को छोड़ के। तो आइडेंटिफायर डिफाइन करने का रूल क्या है, तो रूल में आया था ये सब। अभी हम तुमसे पूछेंगे कौन सा वैलिड है कौन सा इनवैलिड है। कैपिटल ए से कैपिटल जेड, हम चुके, हाँ देखो एक भाई मेरा केस सेंसिटिव है, तो ए से जेड का बड़ा वाला, ए से जेड छोटा वाला, 0 से 9 नंबर और अंडरस्कोर, और साथ में डॉलर साइन, ये नया है इस लैंग्वेज के लिए। इतना सारा हम यूज करके हम जावा में आइडेंटिफायर डिफाइन कर सकते हैं। देयर शुड नॉट बी एनी स्पेस इन एन आइडेंटिफायर, स्पेस नहीं दे सकते, क्यों, स्पेस देंगे तो फिर वो दो नाम हो जाएगा, स्पेस से वो फिर दो अलग अलग टोकन बनेगा। यहाँ पे कुछ नाम दिया गया है, अगर इसमें से अगर हम जिसका नाम लेंगे वही बताएगा। अनुभव, अनुभव, देखो अनुभव सुन नहीं रहा है, मतलब मोबाइल के पास तुम नहीं हो। यस सर। कहाँ थे जी? सर ट्रेन जा रही है सर, सॉरी सर। अच्छा, अब ये बताओ कि ये जितना हम देख रहे हैं आइडेंटिफायर,
ये कौन कौन सा वैलिड है, कौन कौन सा इनवैलिड है? यस सर, इसमें आइडेंटिफायर ये सर वैलिड है सर। वैलिड है, गुड। यस सर। रमेश तुम बताओ। रमेश नहीं आ रहा आवाज। मेरा आवाज नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। यस सर। रमेश का आवाज नहीं आ रहा है, अनम्यूट तो है। सर वन स्लाइड बैक कीजिएगा तो। सर वो एक बोल मिनट रहा है, रुको। आवाज नहीं आ रहा। फैजान यस सर। बताओ, इसमें वैलिड और इनवैलिड आइडेंटिफायर कौन कौन सा है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ, एक मिनट, फैजान से पूछ रहे हैं। सर ये लास्ट वाला इनवैलिड है। लास्ट वाला इनवैलिड है। यस सर। हम्म, और ये जो 1 नंबर लिखा हुआ है ये भी इनवैलिड है। हो गया सर, और सब सही है। ठीक है, तुम नीतीश बताओ। Yes, sir. So first name invalid है sir. First name लास्ट वाला invalid. इनवैलिड है। So first name invalid है, second name invalid है sir. जो ये स्पेस दिया हुआ है sir. अच्छा, ये वाला फर्स्ट स्पेस नेम इनवैलिड है। Yes sir. और उसके बाद उसके बाद sir second name sir. सेकंड नेम है, फर्स्ट नेम सेकंड नेम ये दोनों इनवैलिड है। अच्छा, बस। कमलेश सर फर्स्ट है माय नेम जो लिखा हुआ है इनवैलिड है, और पहला वाला माय नेम। फर्स्ट नेम है, उसके बाद फर्स्ट नेम, उसके बाद सेकंड जो हैश का साइन है। पहला और सबसे लास्ट और सेकंड लास्ट ये दोनों इनवैलिड है। यस सर, इनवैलिड। नम वन भी शायद। Sir one नाम भी invalid है sir. यस One सर, नाम। दोनों इनवैलिड है। हाँ, गुड, ठीक है। सर लास्ट का तीनों इनवैलिड है सर। 1 नेम, फर्स्ट Last का नेम। तीनों invalid है sir. बहुत आसान है, बहुत डिफिकल्ट सवाल नहीं पूछे थे। ठीक है, चलो हैंड डाउन कर लो। तो ये दिमाग में हमेशा रहे। सर Okay. वन स्लाइड बैक कीजिए। हेलो सर, मेरी आवाज जा रही है सर अब? हाँ, आ रही है आवाज। हाँ, आ रही है। यस सर, आप दिखाइएगा स्क्रीन। हाँ, सर एक डाउट था सर। वन हाँ। नाम जो है सर ये इनवैलिड है सर, फर्स्ट नेम। और फर्स्ट नेम नंबर पहले इनवैलिड नहीं है आ सर, और सकता है। सेकंड digit हैश पहले नेम नहीं भी एक मिनट इनवैलिड चुप है। रहो। हाँ, अनुभव। सेकंड नेम। सेकंड हैश नेम। हाँ, ये भी इनवैलिड है। यस सर। अच्छा, और और वन नाम और फर्स्ट नेम। मतलब तीनों लास्ट का तीनों इनवैलिड है। यस सर, लास्ट का तीनों इनवैलिड है गुड सर। गुड गुड, ठीक है। हाँ, किसको डाउट था, क्या पूछ रहा था फैजान? प्रशांत पूछ रहा था सर। हम्म? प्रशांत पूछ रहा था प्रशांत सर। पूछ रहा सर था। मेरा सर हाँ, पूछो। सर जो अंडर स्कोर डॉलर है वो शुरू में हो सकता है या लास्ट में हो सकता है? अलाउड है, कहीं भी रख सकते हैं। कहीं भी एनीवेयर। हाँ हाँ, कैरेक्टर देखो यहाँ पे तो स्टार्ट में रखे हैं ना, नंबर से शुरू नहीं हो सकता, बस। ठीक है। ओके सर। जावा में एक इंक्लूड किया गया है सर जो कि डॉलर साइंस है। इससे पहले C++ में डॉलर नहीं था सर, जो कि डॉलर से हेलो स्टार्ट सर। You can start only underscore but not dollar sir in C++. sir. ठीक है, आगे बढ़े। म्यूट कर दो सब लोग। क्वेश्चन है हम्म? सर, एक क्वेश्चन है, स्लाइड बैक कीजिए ना, बताते। हाँ, सर यहाँ पे जैसे वन और नम इनवैलिड है, वैसे अगर हम पहले मतलब कि पहले अंडरस्कोर दे करके वन और फिर नम लिखेंगे तो वो वैलिड हो जाएगा? हाँ,
नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, सिर्फ नंबर से नंबर। स्टार्ट नहीं होना चाहिए बस। ठीक है सर। ठीक है, तो और हम ये भी देखें कि हमको जैसे पाइथन में लेंथ मेरा लिमिट नहीं था आइडेंटिफायर के लेंथ का, वैसे जावा में भी है, लेकिन फिर भी हम बहुत लेंथी आइडेंटिफायर नहीं यूज करते हैं। ठीक है, बहुत लेंथी यूज नहीं करते सर आइडेंटिफायर। इसमें सर अंडरस्कोर और डॉलर ही यूज कर सकते हैं सिंबल में सर। इसके अलावा और कहाँ यूज करते हो? इसके अलावा कुछ सी सर सी पूछ सी रहे प्लस प्लस पाइथन कहीं भी? C++ और सर, सी में तो सिर्फ अंडरस्कोर यूज किए थे सर। खाली अंडरस्कोर, यहाँ तक तो एक्स्ट्रा मिल गया ना डॉलर, है ना? ठीक है, तो हम लोग क्या देखे कि हम लोग ये देखे कि हम लोग आइडेंटिफायर कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें नियम था कि पहला कैरेक्टर जो स्टार्ट है नंबर से नहीं होगा, ए से जेड कैपिटल और स्मॉल और 0 to 9 इतना अलाउड है, साथ में दो स्पेशल सिंबल अलाउड है, अंडरस्कोर एंड डॉलर। ठीक है, दूसरा बात कि हमारे पास लिमिटेशन नहीं था, लेंथ फिक्स नहीं था, हम कितना बड़ा लेंथ का आइडेंटिफायर रख सकते थे, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं था। ठीक है, किसी एक जो उसका जो डॉक्यूमेंट है जावा का ओरेकल का, उसे बोला कि रिकमेंडेड है 4 से 15 लेटर के बीच का कोई भी आप रखें, लेकिन हम लोग हमेशा INT-X जो लिख देते हैं, ऐसा रिकमेंडेड नहीं है, खैर मना भी नहीं है, तो हम लोग प्रैक्टिस करने के लिए XY ऐसा छोटा मोटा लेते रहते हैं। एक और नियम हम लोग देखे क्या कि जावा रिजर्व्ड कीवर्ड जितना भी है सबके नाम से अब आइडेंटिफायर नहीं बना सकते। ठीक है, हमारे लैंग्वेज में कुछ वर्ड का मीनिंग रखा गया है और उस वर्ड के नाम पे हम नामकरण नहीं करते। ठीक है ना, तो कुर्सी, टेबल, गिलास, तो ऐसा किसी का नाम तो नहीं रख सकते किसी को। तो ठीक उसी तरह से ये स्पेशल सिंबल है लैंग्वेज का रिजर्व कीवर्ड, इसको हम लोग आइडेंटिफायर में यूज नहीं करेंगे। और एक आइडेंटिफायर शुड नॉट बी एनी क्वेरी लैंग्वेज कीवर्ड लाइक सेलेक्ट फ्रॉम, काउंट, डिलीट etc। उसके बाद हमारे जावा में तो कुछ प्री डिफाइंड क्लास है, कुछ प्री डिफाइंड क्लासेस मिलेंगे तुमको। जितना प्रिमिटिव डेटा टाइप है उसका रैपर क्लास, चाहे स्ट्रिंग भी क्लास है, तो ये जितना भी प्री डिफाइंड जावा क्लास है या इंटरफेस है, उसका नाम रिजर्व्ड कीवर्ड में नहीं आता है, उसका नाम रिजर्व्ड कीवर्ड में नहीं आता है, लेकिन ऑलरेडी जावा में वो डिफाइंड है, इसीलिए रिकमेंडेशन यही है कि हम उसको इस्तेमाल ना करें, अदरवाइज उसका पूरा मीनिंग मेरे प्रोग्राम में बदल जाएगा। ठीक, तो स्ट्रिंग जो है प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है, दैट इज द क्लास। अगर हम यूज करना चाहें स्ट्रिंग बराबर 0 तो मेरा प्रोग्राम बहुत अच्छे से कंपाइल करेगा, रनेबल, इंटीजर, ये सारा का सारा जो हमारा क्लास और इंटरफेस का नाम है हम कर सकते हैं। तो अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में मिलेगा तो तुमको इसको एरर नहीं दिखाना है। अब बात करते हैं कितने तरह का डेटा टाइप है हमारे जावा में। तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज स्टैटिकली टाइप्ड। what is mean? It means that all variable must be declared before they can be used। ठीक है, इसीलिए इसी के लिए हम लोग पाइथन को डायनेमिकली टाइप कहते थे, जहां पे कि हमको डेटा टाइप डिफाइन नहीं करना पड़ता था। दिस इन्वॉल्व्स स्टेटिंग द वेरिएबल्स डेटा टाइप एंड नेम। हमको डेटा टाइप और नेम ये दोनों पेयर रहेगा तभी हम एक डेटा टाइप डिक्लेयर कर पाते हैं। ओके, तो जावा में अगर हम डेटा टाइप का बात करें तो बेसिकली दो तरह का मेन डेटा टाइप हम लोग देखेंगे। एक तो ऑब्जेक्ट टाइप है जो प्रिमिटिव नहीं है, नॉन प्रिमिटिव डिराइव्ड वाला, और एक है प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप से कभी कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो है क्या प्रिमिटिव डेटा टाइप? तो इन जावा द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स इन जावा, दे स्पेसिफाई द साइज एंड टाइप ऑफ द वैल्यू। हर प्रिमिटिव डेटा टाइप का साइज होगा, जैसे ही हम डिफाइन करेंगे तो कंपाइलर द्वारा उस हर डेटा टाइप के लिए अलग अलग मेमोरी ऑक्युपाई किया जाएगा, अलग अलग मेमोरी ऑक्युपाई किया जाएगा। और अलग अलग मेमोरी जब ऑक्युपाई करेंगे तो अगर साइज डिफाइन कर देते हैं तो उसका वैल्यू भी डिफाइन हो जाता है कि इतना से ज्यादा वैल्यू आप नहीं स्टोर कर सकते। और ये डायरेक्टली स्टैक में
स्टोर हो जाता है। जैसे ही हम लोग कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वैल्यू के साथ तो डायरेक्टली स्टैक में लोड होता है। लेकिन नॉन परमिटिव डेटा टाइप जो रेफरेंस टाइप है, उस डेटा टाइप को हम लोग हमेशा कहते हैं कि क्लास का इंस्टेंस बनाना, ऑब्जेक्ट बनाना, कोई प्रिमिटिव डेटा टाइप का एक डेटा वेरिएबल बनाना, दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है ना। इसी कारण से हम लोग कहते हैं ना कि पाइथन स्लो है। पाइथन में क्या है कि जब तुम कोई एक वेरिएबल डिफाइन करते हो तो वो वेरिएबल ऑब्जेक्ट है उस क्लास का, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम लिखते हैं int i बराबर 0 तो प्रिमिटिव डेटा टाइप का एक हम डेटा टाइप बना रहे हैं, वेरिएबल बना रहे हैं। और यही i बराबर 0 अगर तुम पाइथन में लिखते हो तो इंटीजर क्लास का एक ऑब्जेक्ट i बनाया जा रहा है। तो वो रेफरेंस टाइप इसमें आ गया, रेफरेंस टाइप पे आ गया। तो ये कॉस्टली है, ये आराम से क्लियर होता है। यही कारण है कि बहुत टाइम लगता है जावा पाइथन को, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा स्लो हो जाता है इस मामले में। तो उस स्लो को रिकवर करने के लिए पाइथन के पास दूसरा आइडिया है, ठीक है। These are also referred as a non-primitive and the reference data type. They refer to a particular object. Unlike the primitive data type, the non-primitive ones are created by users in Java. Example: arrays, string, class, interface, etc. Okay. तो जब रेफरेंस टाइप का वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं और उसको स्टोर करने जाते हैं तो हमारा जो वेरिएबल का नाम है वो तो स्टैक में स्टोर होगा, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट है जो क्रिएट कर रहे हैं वो मेमोरी हिप में स्टोर होता है अलग, इसीलिए इसको बोलते हैं रेफरेंस टाइप ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मेरा वेरिएबल रेफरेंस टाइप का है और उसका वैल्यू मेरे हिप पे है। तो व्हेन द रेफरेंस वेरिएबल विल बी स्टोर्ड, द वेरिएबल विल बी स्टोर्ड इन द स्टैक एंड द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट विल बी स्टोर्ड इन द हिप। तो हम लोग अभी प्रिमिटिव डेटा टाइप की तरफ ध्यान देते हैं। और प्रिमिटिव डेटा टाइप में बेसिकली अगर हम देखें तो मेरे पास कितने तरह का डेटा है। कुछ नंबर्स वाले डेटा है और कुछ कैरेक्टर का डेटा है और एक अलग है ट्रू फॉल्स बुलियन डेटा, ठीक है ना। हम स्पेशलाइज्ड वे में नहीं देख रहे हैं, जनरलाइज्ड वे में बात कर रहे हैं। तो हमारे पास या क्या क्या इंटर कर सकते हैं, रोल नंबर हो सकता है, एज हो सकता है, सैलरी हो सकता है, कहीं का दूरी हो सकता है किलोमीटर में, ठीक है। ये सारा का सारा न्यूमेरिक डेटा है। कैरेक्टर टाइप में जो हम कैरेक्टर स्टोर करते हैं वो कैरेक्टर हो गया, अल्फाबेट या कोई भी सिंबल। और बुलियन डेटा टाइप दैट इज ट्रू और फॉल्स। अब हम जब इंटीजर को देखते हैं तो इंटीजर डेटा टाइप में दो तरह का इंटीजर होता है। एक तो होता है दशमलव वाला फ्लोटिंग पॉइंट, एक नॉन फ्लोटिंग पॉइंट दैट इज इंटीग्रल वैल्यू डेटा टाइप। तो हम लोग अगर इंटीजर को देखें तो इंटीजर में मेरे पास 4 तरह का वेरिएबल दिया गया है, 4 तरह का डेटा टाइप दिया गया है और ये 4 तरह का वेरिएबल हम बना सकते हैं: बाइट, शॉर्ट, INT एंड लॉन्ग, ठीक है। और अगर हम दशमलव फ्लोटिंग पॉइंट का बात करें तो फ्लोटिंग पॉइंट में 2 दिया गया है, फ्लोट डेटा टाइप, फ्लोट एंड डबल। किसी सिस्टम में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कैसे स्टोर होगा, कैसे स्टोर किया जाएगा, हम जो अगर कोई पॉइंट में नंबर देते हैं तो मेरा कंप्यूटर उस चीज को कैसे प्रोसेस करता है। क्या ये संभव है क्या कि इस मशीन पे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर वैसे डिफाइन होगा, इंटरप्रेट होगा और उसमें दूसरे सिस्टम में दूसरे तरह से होगा? ऐसा नहीं होगा, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के लिए IEEE का स्टैंडर्ड है 758 आई थिंक, 756 या 758 फ्लोटिंग पॉइंट IEEE फ्लोटिंग पॉइंट 756। ओके, तो 756 में 2 स्टैंडर्ड दिया गया है IEEE की तरफ से, सिंगल प्रिसीजन एंड डबल प्रिसीजन। सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट को कैसे इनक्रिप्ट, कैसे स्टोर करना है, और डबल प्रिसीजन टाइप को। अब जब हमको 2 तरह का स्टैंडर्ड मिल गया तो हर डेटा, हर लैंग्वेज को अब उस दोनों तरह के डेटा टाइप को अपने सिस्टम में जगह देना था। तो हम लिखते हैं फ्लोट और लिखते हैं डबल। ये सिंगल प्रिसीजन है, ये डबल प्रिसीजन है, ठीक है। और ये स्टैंडर्ड ऑलरेडी IEEE की तरफ से दिया जा चुका है। अब हम बात करेंगे इंटीजर डेटा टाइप में। सबसे पहले इसको समझते हैं, उसका इसको समझेंगे, तब कैरेक्टर बुलियन को समझेंगे। बाइट
शॉर्ट, इंटीजर, आईएनटी, लॉन्ग, ये हमारे पास है। बाइट जो डेटा टाइप है वो सिर्फ 8 बिट का है, लेकिन साइंड है। द बाइट डेटा टाइप इज an 8-bit signed integer. It has a minimum value of -128 and a maximum value of 127. अच्छा, हम ये अगर हमको पता हो कि टोटल लेंथ कितना है, साइज कितना है, तो क्या हम बता सकते हैं कि कितना वैल्यू स्टोर होगा? यस सर। यस सर, बता सकते है ना? तो जैसे मान लो ये मेरा, इसमें हम 8 बिट बता रहे हैं। एक बिट, 2, ये दिक्कत है ना, देखो छोड़ देता है, 2, 3, इससे तो मौसे है जी। नहीं काम कर। देखो ये है हमारा, तो हम इसमें 8 बिट बनाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है ना? ये 8 बिट डेटा बन गया। तो इसमें क्या होता है कि जो एमएसबी है, मोस्ट सिग्निफिकेंट ये वाला जो है, ये है मेरा साइन बिट, ठीक है? ये साइन बिट है और बाकी 7 बिट में डेटा स्टोर होगा, दैट इज 7 बिट, ठीक है? तो हम क्या करते हैं कि अगर साइन बिट मेरा 0 है तो हम कहते हैं कि ये मेरा माइनस निगेटिव नंबर होगा, और अगर 1 है तो कहते हैं कि हमारा पॉजिटिव नंबर होगा, ठीक है? तो अगर मान लो हम एक बिट को इसको हटा देते हैं, इसको एक बिट को हटा देते हैं, ठीक है? तो हमारे पास बचेगा 7 बिट। तो 7 बिट में जो टोटल हम डेटा रख सकते हैं वो है 2 to the power 27, ठीक है? 2 to the power 27, सॉरी 2 to the power 7। और ये 0 है और 1 है तो माइनस और प्लस हो जाएगा। 0 है तो हम बोल रहे हैं क्या कि वो माइनस में है, और 1 है तो प्लस में। तो इस तरह से हमको कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं, तो हमको पता चलेगा कि हम 127, अगर मान लो 2 to the power 7 का बात करें, तो 2 to the power 7 का बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 127, ठीक है? तो टोटल डेटा जो 127 होगा, 2 to the power 7 वो होगा 128। तो 128 में 0 भी इंक्लूडेड है, तो 0 से 127 बोलते हैं, और इधर बोलते हैं -1 से लेके 128 तक। तो टोटल हो गया मेरा -128 से लेके इधर 127 तक, ठीक है ना? तो 8 बिट में हम डेटा स्टोर करते हैं। If most significant bit is 0, then number will be positive, and 1, then number will be negative. अब ऐसा मान लो हम लिखते हैं कि हम लिखते हैं बाइट a बराबर 130, ठीक है? हमको पता है 127 से आगे नहीं रख सकते। अगर ऐसा रखेंगे तो क्या होगा? तो जैसे ही कंपाइल करेंगे, कंपाइलेशन एरर होगा और पॉसिबल लॉस ऑफ प्रेसिजन, ठीक है? पीएलपी लिख देते हैं शॉर्ट में। तो पॉसिबल लॉस ऑफ प्रेसिजन ऐसा मैसेज देगा कि इंटीजर मिला है और हमको बाइट चाहिए था, ठीक है? इंटीजर मिला है, बाइट चाहिए था। इंटीजर क्यों? क्योंकि जितना न्यूमेरिकल डेटा है ना, बाय डिफॉल्ट वो आईएनटी ही समझा जाता है। Byte data type is best suited if we want to handle data in terms of streams either from the file or from the network. अगर हमको फाइल पे डेटा राइट करना है या नेटवर्क पे डेटा भेजना है तो हम लोग उसमें बाइट को यूज करते हैं, वहीं पे ज्यादा इस्तेमाल होता है इसका, ठीक है ना? क्योंकि बहुत बड़ा हमको स्ट्रीम नहीं चाहिए। इसके बाद सेकंड वाला था शॉर्ट। एक बार पीछे कीजिए। हाँ,
सर 0 रहेगा तो नंबर नेगेटिव ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव बता लिखे हुए हैं। फिर से बोलो। If most significant bit is 0, then number will be negative ना। नहीं, 0 पे पॉजिटिव, 1 पे जीरो नेगेटिव। पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो हम बाइनरी का बात कर रहे हैं। जैसे मान लो कि अगर हम देखते हैं यहाँ पे अगर ये वाला 7 जो नंबर है उसमें तो 100 का बाइनरी लिख दो, ठीक है, और साइन बिट में जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वहां पे 1 रखते हैं। तो अगर कुछ 1 0 0 0 1 कुछ हो जाएगा तो 1 है, तो ये पूरा का पूरा नंबर जो है मेरा वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और नेगेटिव नंबर टूज कंप्लीमेंट अगर पढ़े होगे तो याद होगा कि नेगेटिव नंबर को दिखाने के लिए टूज कंप्लीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, वो स्टैंडर्ड है, गिवन है, वही स्टैंडर्ड सबको फॉलो करना है, सारे सिस्टम वही स्टैंडर्ड फॉलो होता है। वंस कंप्लीमेंट और टूज कंप्लीमेंट सब। ठीक है ना। अब देखो दूसरा डेटा टाइप है शॉर्ट। ठीक है, अब वो है मेरा, उसका साइज दिया गया है 2 बाइट का, 2 बाइट। तो 2 बाइट में 1 बाइट हो गया एमएसबी हो गया साइन बिट, तो बाकी बचा 15 बिट। तो 15 बिट में जो हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं वो 2 द पावर 15 है, और 0 और 1 करने से हम नेगेटिव पॉजिटिव कर देंगे। तो हमारा जो रेंज हो जाएगा वो -2 to the power 15 to 2 to the power 15 - 1, ये हमारा रेंज बनेगा। ठीक है ना। जैसे अगर मान लो हम बात करते हैं तो 32,768 से लेके -32,768 से लेके 32,767 तक। सर 21 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम में 64 बिट के या 32 बिट के? सब में यही है, जावा का फिक्स है। जावा का ये सब प्रीडिफाइंड में है। सेम है सर। हाँ, कोई आईडिया नहीं अभी हम बता रहे हैं, हम डिस्कस करेंगे उसको, उस पॉइंट को भी। ठीक है ना। तो अगर मान लो लिखते हैं शॉर्ट ए बराबर 32,000 तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर हम लिख देते 32,767 की जगह पे, तो फिर वही बात हो जाता है कि पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसिशन। लॉस ऑफ प्रिसिशन कहने का मतलब क्या है कि इतना बड़ा नंबर इसमें हम नहीं हटा सकते हैं, ये अकोमोडेट नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो लॉस ऑफ प्रिसिशन हो जाएगा अगर इस नंबर को रखेंगे। तो यही कंपाइलर दे रहे हैं, और देता है क्या कि फाउंड आईएनटी, द नंबर जो है वो आईएनटी टाइप का है, जबकि हमको रिक्वायर्ड शॉर्ट। ठीक है, लिखते हैं शॉर्ट सी बराबर ट्रू। ठीक है, स्मॉल टी होगा यहाँ पे, गलती से ऑटो कैपिटलाइजेशन में हो गया है, स्मॉल टी होगा। शॉर्ट सी बराबर ट्रू, तो अगर यहाँ पे देखो तो कहाँ शॉर्ट और कहाँ बूलियन वैल्यू, दोनों अलग अलग नेचर का है। ठीक है, तो यहाँ पे सीधे सीधे बोलेगा कि भाई टाइप जो है इनकम्पेटिबल है। ओके, शॉर्ट डेटा टाइप जो है, जब हमारा 16 बिट प्रोसेसर हुआ करता था तब शॉर्ट यूज करते थे हम लोग, तब हम लोग शॉर्ट यूज करते थे। तो अब कौन बोला? ठीक है, तो अभी के टाइम पे जब मेरे पास ना 60 बिट बिट प्रोसेसर अब हम यूज नहीं करते, ऑब्सोलेट हो गया है, तो हमको अब शॉर्ट भी यूज नहीं करना है, हम नहीं करते हैं यूज शॉर्ट। ठीक है, अगर शॉर्ट में कोई वेरिएबल बना रहे हैं तो हमको लेंथ कम मिलेगा। ठीक, और हमारा जो डेटा बस है उस 32 बिट का या 64 बिट का, उसमें 16 डेटा बस ही इंगेज होगा, बाकी 16 अनयूज रह जाएगा। तो इसीलिए हम लोग इसको बहुत कम यूज होता है, और हम लोग भी अभी के बाद शॉर्ट शायद ही कभी यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद आईएनटी जो हमको मिला है इसमें दैट इज ऑफ 4 बाइट, और 4 बाइट मतलब हो गया तुम्हारा 8 चौका 32 बिट, और 32 बिट में सबसे जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है दैट इज फॉर साइन बिट, और बाकी बचा 31 बिट। तो -2 to the power 31 to -2 to the power 31 - 1, ये पूरा का पूरा रेंज हो गया आईएनटी का। ठीक है, तो इन सी और सी प्लस प्लस द साइज ऑफ आईएनटी इज वेरिड फ्रॉम प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म। सी प्लस अंतर था, अभी भी अगर टर्बो सी खोलेंगे हम और उसमें अगर आईएनटी डिफाइन करें, बोलोगे तो करके भी दिखाएंगे, आईएनटी आई बराबर कुछ लिखते हैं और साइज ऑफ आई प्रिंट करते हैं, तो टर्बो सी में 2 बिट प्रिंट करेगा, और कोड ब्लॉक में करते हैं तो 4 प्रिंट करेगा। 32 बिट का कंप्यूटर है। ठीक है, तो सी प्लस प्लस में क्या था ना, प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म ये वेरिएबल का साइज बढ़ जाता था, कभी घट जाता था। ठीक है, अच्छा तो ये सर तो प्लेटफॉर्म ये तो वेरी करता है आईडी पे ना सर।
कंपाइलर सर, वो जो टर्बो सी प्लस कंपाइलर है सर, ये ड्यू सी प्लस ये कोड ये तो तो आईडी है ना टर्बो सर? सी जो सुनो, टर्बो सी जो कंपाइलर है ना, वो डॉस बेस्ड कंपाइलर है। डॉस सिस्टम यूज करते थे हम लोग, विंडोज के पहले उसको इस्तेमाल करते थे। यस तो वो जो बना था वो 16 बिट प्रोसेसर के ही लिए बना था। तो टर्बो सी आज भी डिजाइन है 16 बिट पे ही काम करने के लिए, ठीक है। तो यस सर, अभी अगर मान लो अभी हम सिर्फ टर्बो काम सी पे करता अगर हम कोई इंटीजर डिफाइन करते हैं तो वो 16 बिट के हिसाब से ही मेमोरी ऑक्युपाई करता है, ठीक है। अब कोड ब्लॉक यूज करते हैं वो 32 बिट एप्लीकेशन, जीयूआई एप्लीकेशन विंडोज के लिए है, तो वो 32 बिट के हिसाब से काम करता है। अगर कोड डेव ब्लॉक सी तुम प्लस प्लस 64 बिट 32 पे बिट रन पे काम कराओगे करता है। तो वहां INT 64 बिट का हो जाएगा। क्या फैजन? बोलते देव सी प्लस प्लस भी 32 बिट का ना सर? हाँ ठीक है। 32 बिट का अगर मान लो तुम्हारे पास 64 बिट है तो तुम 64 बिट अगर उसका वर्जन आता होगा तो वो वाला 64 बिट इंस्टॉल करोगे, ठीक है। तो वहां पे फिर 64 बिट दिखाएगा, ठीक है। तो यही डिसएडवांटेज था सी का। हम लोग हमेशा कहते हैं कि जावा हमारा रोबस्ट है और सी को नहीं मानते हैं रोबस्ट, बहुत एरर आता है और बहुत क्रैश करता है सी का प्रोग्राम। रीजन यही है कि disadvantage of this approach is the chance of failing C program is very high if we are changing platform, ठीक है। अब हम कोड ब्लॉक में कोई प्रोग्राम बनाते हैं और उस EXE को 16 बिट प्रोसेसर पर रन कराते हैं, क्या होगा? गड़बड़ रन होगा नहीं ना, करेगा कि ठीक है। प्लेटफॉर्म यस डिपेंडेंट सर, हाँ, एक बार तुम लोग इस चीज को ट्राई करना, कोड ब्लॉक पे कोई EXE बनाओ और उस EXE को रन कराओ डॉस प्रॉम्प्ट पे जाके, या फिर अगर प्रोग्राम खोलोगे टर्बो सी में तो रन कर ही जाएगा, है ना, लेकिन 16 बिट मिलेगा कहाँ ट्राई करने के लिए? ओके, तो बट इन जावा द साइज ऑफ INT इज ऑलवेज 4 बाइट irrespective of any platform. Due to this, chance of failing Java program is very less if we change the platform. That's why Java is considered robust language, but C is not. ठीक है। लॉन्ग डेटा टाइप, लॉन्ग डेटा टाइप है 8 बिट का, लॉन्ग डेटा टाइप 8 बिट का है। और whenever IT is not enough to hold big value, then we should go for long data type। 32,700 नहीं, 32,000 तो उसका शॉर्ट का था, इसका था वैल्यू हाँ 21, 21, 47, 48, 36, 48। तो उससे बड़ा नंबर अगर चाहिए होगा तो हमको लॉन्ग पे जाना पड़ेगा। और लॉन्ग में 8 बाइट है, 8 बाइट में 1 बिट हो गया साइन बिट जैसे था, और बाकी 63 बिट हम यूज करेंगे डेटा के लिए। तो हमारा रेंज हो जाएगा -2^63 टू 2^-63 -1, और इतना बड़ा रेंज आएगा, इतना बड़ा रेंज आएगा, ठीक है। All the above data type byte, short, INT, long are meant for representing whole number। अभी तक जितना डेटा टाइप देखे वो सब होल नंबर के लिए था, फ्लोटिंग पॉइंट के लिए नहीं था। If we want to represent real number, we do need to go for floating point data type। डेटा टाइप्स। तो फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप में 2 डेटा टाइप हम पढ़ेंगे, एक सिंगल प्रिसीजन वाला, एक डबल प्रिसीजन वाला। सिंगल प्रिसीजन वाला का नाम है फ्लोट, ये 4 बाइट लेता है और इसका रेंज है -3.4 E38 और से लेके 3.4 E38। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये तो साइंटिफिक नोटेशन हो गया ना, एनी आइडिया? यस सर। सर 1 ई कितने के बराबर होता है सर? E⁻38 का मतलब है 10⁻38, ठीक है। 3.4 गुना 10⁻38 ये नंबर है माइनस का, मतलब 38 जीरो लगा दो इसमें, 3.4 पे 38 जीरो लगा दो, ठीक है। और 34 करना है तो 1 जीरो कम कर दो, 37 जीरो लगा दो 34 पर और माइनस साइन, तो ये हो गया माइनस का और ये है प्लस का, ठीक है। 3.4 10⁻38 ये हमको बड़ा, जब 5 मैक्सिमम 5 से 6 अगर डेसिमल प्लेसेस का कोई नंबर है तो फ्लोट इनफ है उसके लिए। यहाँ पे डबल का जब बात हम करते हैं तो ये 8 बाइट का हो जाता है, तो छूट गया 8 बाइट का होगा, और इसका जो रेंज हो जाएगा -1.7 E308
to 1.7E308, ठीक है ना? सर कहीं ऑनलाइन में देखे थे क्या, जो इसका जो है रेंज डिफाइन नहीं किया, किसका रेंज? फ्लोट डबल का सर। और ये तो IEEE की तरफ से डिफाइन है, उसको फॉलो करना है, उसको चेंज नहीं कर सकता कोई भी सिस्टम, है ना? तो तो ये हमारा हो गया फ्लोटिंग पॉइंट। हाँ, क्या बोल रहे हो? मैं बता रहा था सर कि डिफिनिट नहीं है इसका रेंज। जावा में डेफिनेट है, जावा में डेफिनेट है। हम जब बात करते हैं पाइथन का ना, तो वहां बोलते हैं डेफिनेट नहीं है, क्योंकि वहां पाइथन 2 में लॉन्ग डेटा टाइप था। पाइथन 3 वाला जो वर्जन है 3.x, उसमें लॉन्ग हटा लिया गया। तो जैसे ही तुम i बराबर लॉन्ग वैल्यू रखते हो, ऑटोमेटिकली लॉन्ग बन जाता है। अगर इंटीजर तक का है तो वो अपने आप आईटी बनता है ना? बूलियन का फिक्स नहीं है, हम बात करेंगे उसके बारे में। अच्छा, बूलियन डेटा टाइप, साइज नॉट एप्लीकेबल, जेवीएम डिपेंडेंट है। अब जब जितना जेवीएम है वो डिफाइन करेगा कि वो बूलियन डेटा टाइप को कैसे रिप्रेजेंट करता है अपने सिस्टम में। ओके, रेंज वो भी नॉट एप्लीकेबल, बट लेकिन ये पता है कि अलाउड वैल्यू विल बी ट्रू एंड फॉल्स ओनली, ठीक है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग बूलियन डिक्लेरेशन आर वैलिड? जैसे हम लिखते हैं बूलियन b बराबर 0, तो इनकम्पेटिबल टाइप फाउंड INT रिक्वायर्ड बूलियन। अच्छा, एक चीज बताओ, अगर हम C में तो बूलियन डेटा टाइप नहीं है, तो C में हम लोग क्या करते हैं क्या कि INT x बराबर 0 रख लेते हैं, और उसको हम जानना चाहते हैं कि ट्रू है कि फॉल्स है, तो क्या बताता है? 0 या 1 सर। 0 फॉल्स और एनी पॉजिटिव नंबर विल बी ट्रू, यस सर। ठीक है? ये C++ दोनों जगह होता है। जावा इससे डिफरेंट है। जावा बूलियन के लिए अलग डेटा टाइप लेके आया है, ठीक है? तो 0 न्यूमेरिक 0 को वो फॉल्स और 1 को ट्रू नहीं मानता। तो जैसे ही तुम अगर इस तरह का कुछ असाइन करना चाहोगे, बूलियन b बराबर 0, तो अगर हम C और C++ के केस में समझे तो b हमारा फॉल्स हो गया, लेकिन यहाँ पे जस्ट तुरंत तुमको कंपाइलेशन एरर रेज कर देगा कि इनकम्पेटिबल टाइप। कीवर्ड डिफाइंड है। कंपेटेबल टाइप है, क्यों? क्योंकि आप बूलियन दे रहे हैं और वैल्यू दे रहे हैं इंटीजर का। तो हम लिखते हैं बूलियन C बराबर ट्रू, ये ओके है, लेकिन बड़ा वाला T लिख देंगे तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है? जावा में बूलियन का वैल्यू बड़ा T से होता है, और पाइथन में बड़ा T और यहाँ छोटा T। कांट फाइंड सिंबल, ठीक है? कंपाइलेशन क्या देगा कि ये सिंबल मतलब वेरिएबल, दैट इज सपोज टू बी वेरिएबल। जावा को लग रहा है कि बूलियन d बराबर वेरिएबल ट्रू लिखे हो, और ट्रू नाम का वेरिएबल डिफाइन नहीं है, तो क्या बोलेगा? सिंबल नॉट फाउंड। कहाँ नॉट फाउंड? तो क्लास का नाम दे देगा जिस क्लास में ये कोड लिखा गया है, क्लास टेस्ट, ठीक है? इसके बाद अच्छा, ये प्रोग्राम देखो, INT x बराबर 0 और हम x पास कर रहे हैं system.out.println hello is hi, while 1 system.out.println hello world। ऐसा प्रोग्राम हम C++ में कई बार रन कराते थे हम लोग। 1 करके y चला दी, इन्फिनाइट लूप हो गया, है ना? और यहाँ पे भी ऐसा कुछ काम कर दिए तो मेरा काम चल गया है सर। लेकिन ये सारा का सारा प्रोग्राम अगर जावा में लिखा जाए जैसा लिखा गया है, नहीं रन करेगा। क्यों नहीं रन करेगा? कि x बराबर 0 और यहाँ पे बूलियन वैल्यू चाहिए था, इफ को ट्रू और फॉल्स चाहिए था, x 0 है, दैट इज नॉट काइंड ऑफ बूलियन वैल्यू, ठीक है? एवर प्रोग्राम रन वेल इन C और C++, बट इन जावा 0 does not mean false and 1 does not mean true। ओके, कैरेक्टर टाइप। कैरेक्टर टाइप अगर हम बात करें इन लैंग्वेज लाइक C और C++, we can use only ASCII character and to represent all ASCII character 8 बिट आर इनफ, ठीक है? तो हम लोग वहां पे कैरेक्टर 1 बाइट का बनाते थे, 8 बिट में टू द पावर 8 हम रख लेते थे, ठीक है? बट इन जावा वी कैन यूज यूनिकोड कैरेक्टर
which cover worldwide all alphabet sets. The number of Unicode character is greater than 256. So अगर हमको सारी लैंग्वेज के अल्फाबेट को अगर स्टोर करना है, ठीक है, तो हमको 8 बिट में तो नहीं होगा, यूनिकोड स्टोर करना पड़ेगा यूनिकोड में, तो हमको 8 बिट नहीं चाहिए, उससे ज्यादा चाहिए, तो हम लोग यूज करते हैं 2 बाइट, ठीक है। तो सो कैरेक्टर डेटा टाइप यूज 2 बाइट, ओके। तो कैरेक्टर डेटा टाइप पे हम ये वाला ऐसा लिखा गया है ना, ये ऐसे लिखा गया कि इसको इसकी वैल्यू स्टोर करना है या यूनिकोड वैल्यू स्टोर करना है, ठीक है। ये हमारा सारा का सारा डेटा टाइप है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देखना हर डेटा टाइप का डिफॉल्ट वैल्यू है, गार्बेज वाला बात यहाँ पे नहीं है। जैसे हम सी में आई डिक्लेयर करते थे और आई को प्रिंट करते थे तो गार्बेज वैल्यू डिक्लेयर करता था, हमको हर डेटा टाइप हर वेरिएबल को इनिशियलाइज करना पड़ता था अपने तरफ से। जावा में ये काम नहीं हुआ। जावा क्या किया कि हर डेटा टाइप को एक बाय डिफॉल्ट वैल्यू दिया, बाय डिफॉल्ट वैल्यू दिया। अगर आप उसको इनिशियलाइज नहीं करते हैं तो वो खुद से इनिशियलाइज कर लेगा एक डिफॉल्ट वैल्यू से। और डिफॉल्ट वैल्यू क्या क्या है, तो बाइट का 0, शॉर्ट का जितना इंटीजर सब है सबका 0, ठीक है, फ्लोट का 0.0, डबल का भी 0.0, कैरेक्टर का ब्लैंक स्पेस मतलब इसकी में 0, और अगर हम यूनिकोड में लिखते हैं तो ऐसा लिखेंगे /u0000, ठीक। अगर स्ट्रिंग का कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो, ऑब्जेक्ट कोई बनाओ, किसी क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करो तो उसका जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो नल रहेगा। तो स्ट्रिंग भी वही है, क्लास है मेरा, तो स्ट्रिंग का भी वैल्यू नल और बुलियन का बाय डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स है। अगर तुम कोई वैल्यू नहीं देते हो तो इट विल बी फॉल्स, ठीक है। आज यहीं तक, और टाइम हो गया है। अब अगर कोई सवाल है तो पूछो फटाफट। सर 0 1 जो साइन दे रहे वो समझ में नहीं आ रहा है सर। क्या 0 1? सर 0 1 शुरू में नहीं बताया, वही समझ में नहीं आ रहा कि 0 पॉजिटिव कैसे हो जा रहा है, 1 नेगेटिव कैसे हो जा रहा है। 0 पॉजिटिव का, अच्छा देखो, ये कह रहे हैं कि हम एक ये स्टैंडर्ड दिया गया है पहले से कि हम अगर इस तरह का कोई भी काम कर रहे हैं ना, मान लो कि हम ये मेरा बाइट है और हम इसको एक ये वाला जो बाइट है ना, ये साइन बिट इसको छोड़ दो, तो बाकी बचा क्या, 7 बिट। तो 7 बिट में हम क्या लिखेंगे, 2⁻7, है ना, लिखेंगे ना, 2⁻7 लिखेंगे, 2⁻7। अच्छा, तो 2⁻7 तो हर हालत में होगा, यहाँ ये प्लस रहे या माइनस रहे कोई कंडीशन में। तो हम अगर 2⁻7 ये वाला जो कंडीशन है, यहाँ पे हो सकता है कि 0001000 ऐसा लिखा हुआ हो 7 बिट में, उसका कोई वैल्यू होगा। अगर उस वैल्यू को हमको अगर हम प्लस में चाहते हैं तो साइन बिट में 0 लिख देंगे, और अगर उसको हम माइनस में चाहते हैं तो साइन बिट में 1 रहेगा, ठीक है ना। ओके सर। अब अभी नहीं समझ में आया? यानी जिसमें चाहिए वो लिख देंगे सर, 0 प्लस में चाहिए तो 0 और माइनस में चाहिए तो 1। हाँ, मान लो कि तुमको -1 स्टोर करना है, -1, तो 7 बिट में 1 कैसे लिखते हैं, 6 0 और 1 लिखेंगे ना, 0 0 0 0 0 0 1, ये हो गया मेरा डेसिमल का 1 हो गया, हुआ। यस सर। हाँ, तो हम ये कह रहे हैं कि मान लो हम लिख रहे हैं ये साइन बिट है, साइन बिट को छोड़ देते हैं, यहाँ अब बात करते हैं 1 का, 1 लिखना है तुमको, हाँ, तो 1 कैसे लिखेंगे बाइनरी में, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये 1 हुआ, 2⁻01 हो गया, ठीक। तो ये अगर ये यहाँ पे साइन बिट में अगर 0 जोड़ देते हैं, इसका वैल्यू हो जाता है +1, ये इट विल बी कंसिडर्ड एज अ +1, और यहीं पे अगर हम -1 स्टोर करना होगा तो साइन बिट हो जाएगा मेरा 1,
तो 1, 6 0 और 1 ये हमारा -1 है। मतलब कि सर साइन बिट में सर माइनस या प्लस जोड़ने से सर 1 या 0 जोड़ने से वो माइनस या प्लस हो जाएगा। हाँ, तो हम इसमें बाइनरी में तो माइनस यूज कर नहीं सकते थे, माइनस तो यूज नहीं कर सकते, तो साइन बिट को यूज कर लिए। ठीक है, ये समझ में आया ना? ये समझ में आया प्रशांत? यस सर। यस अच्छा, अब ये वाला जो बात है इसको ऐसा समझो कि हम अगर ऐसा ये करते हैं, बिल्कुल जो अभी हम बताए, 0 वो साइन ही हो गया ना सर, जो फर्स्ट बिट है वो 0 और 1 जो साइन ही हो गया। पहला वाला। हाँ जैसे रिक्वायरमेंट के अनुसार अपना कर सकते हैं। हाँ, लेकिन Okay. ये अभी हम तो ये तो हम बता दिए समझने के लिए, लेकिन होता क्या है ना कि अगर मान लो कि अगर ये 1 है, अगर हम इस 1 को 0 कर देते हैं तो सब 0 और लास्ट वाला 1 ये मेरा पॉजिटिव 1 है, तो इस पूरे नंबर का 2's कंप्लीमेंट निकालेंगे, 2's कंप्लीमेंट निकालेंगे वो -1 होगा। अगले क्लास में हम तुमको बताएंगे कैसे हम लोग 2's कंप्लीमेंट निकाल के प्लस को माइनस शो करते हैं। ठीक है सर 1 0 हो जाएगा, जितना 0 है 1 हो जाएगा हाँ उस बिल्कुल, subject में। ठीक है ना। तो इसीलिए हम डेटा टाइप का बात करते हैं कि डेटा टाइप वैसा रहेगा, और जो साइन बिट है वो हमेशा साइन के लिए यूज कर लेते हैं हम लोग। सर हम्म, PDF जितना तक पढ़ाया हुआ है वो भेज दीजिएगा ना।